वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले काफी यूनिक टॉपिक के बारे में। अगर आप लोगों ने बेन 10 के शो को कंप्लीट देखा है तो आपको ये बात पता होगी कि बेन 10 के यूनिवर्स में इस शो के अंदर हमें एलियंस का कॉन्सेप्ट देखने को मिला था, जहाँ पे हमें कई सारे एलियन स्पीसीज इंट्रोड्यूस कराए गए थे। लेकिन बेन 10 के यूनिवर्स में ऐसी कई सारी प्रजाति के बारे में हमें बताया गया था जिनके बारे में फैंस को डिटेल में नहीं पता। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले बेन 10 यूनिवर्स की टॉप 10 ऐसी स्पीसीज के बारे में जो कि बेन 10 के यूनिवर्स में मोस्ट पावरफुल मानी जाती है, क्योंकि बेन 10 के यूनिवर्स में हर एक स्पीसीज का जो पावर लेवल है वो काफी डिफरेंट होता है एक से। तो आज की हमारी इस वीडियो में डिटेल में इन सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। बस इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में वो लोग जाके कमेंट कर देना जो कि चैनल को काफी लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं। और इन टॉप 10 प्रजाति में आपकी कौन सी प्रजाति फेवरेट है नीचे कमेंट करके मुझे बताना। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे है टोको स्टार। बेन 10 के यूनिवर्स में अगर आप लोगों ने बेन 10 क्लासिक को अच्छे से देखा है तो आपको ये बात पता होगी कि बेन 10 क्लासिक के एंड में जब ओमनिट्रिक्स ओवरलोड हो जाती है उस टाइम पे एज़मथ बेन की वॉच को रिपेयर करके उसमें न्यू एलियन डीएनए ऐड कर देते हैं, जिसके बाद हमें बेन 10 का वेविग देखने को मिलता है। और बेन 10 का वेविग एक टोको स्टार स्पीसीज से बिलोंग करता है और इसके पास काफी ज्यादा पावर हमें देखने को मिली थी बेन 10 के यूनिवर्स में। और बेन 10 क्लासिक में ये सबसे स्ट्रॉन्ग एलियन भी माना जाता था बेन 10 के यूनिवर्स का, क्योंकि उस टाइम पे टोको स्टार से ज्यादा पावरफुल एलियन बेन 10 के यूनिवर्स में हमें कोई भी देखने को नहीं मिला था। और इसके सामने विलगैक्स और उसकी पूरी आर्मी कोई भी टिक नहीं पाया था। और इसने अपनी मेन पावर का तो यूज भी नहीं किया था, क्योंकि बेन 10 के यूनिवर्स में हमें इसके पास कॉस्मिक पावर देखने को मिली है। और अगर एक टोको स्टार अपनी कॉस्मिक पावर का 10% भी यूज करता है उस टाइम पे पूरी सिटी तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि बेन 10 के यूनिवर्स में एक टोको स्टार कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और हमें देखने को मिला कि इसके हैंड्स पे जो ब्लेड होते हैं वो काफी ज्यादा शार्प है, जो कि चट्टानों तक को चीर सकते हैं। इसके अलावा टोको स्टार की सबसे बड़ी वीकनेस मानी जाती है उसके सर का जो फिन हमें देखने को मिला था। अगर इस पे अटैक कर दिया जाए उस टाइम पे टोको स्टार कुछ भी नहीं कर पाते और बैटल में इजिली नॉकआउट हो जाते हैं। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको टोको स्टार की प्रजाति कैसी लगती है। नंबर 9 पे एनआरजी, जो कि बेन 10 के यूनिवर्स में काफी पावरफुल एलियन के तौर पे हमें दिखाया गया था। और इसकी प्रजाति के बारे में बात कर ली जाए तो ये काफी पावरफुल स्पीसीज हमें देखने को मिले बेन 10 के यूनिवर्स में। इनके पास एक काफी स्ट्रॉन्ग आर्मर होता है जिसे एग्रेगर ने लॉक कर दिया था बेन 10 के यूनिवर्स में, ताकि ये बंदा अपनी फुल पोटेंशियल को यूज न कर पाए। क्योंकि अगर ये अपनी फुल पोटेंशियल को यूज करे उस टाइम पे एनआरजी को रोकना एग्रेगर के बस की बात भी नहीं थी, जिसकी वजह से बेन 10 के यूनिवर्स में इस एलियन को काफी पावरफुल एलियन के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया गया था। और बेन 10 की वॉच में ये एलियन डीएनए में देखने को मिला था। और एनआरजी का यूज करके बेन 10 ने कई सारे पावरफुल एलियंस को नॉकआउट किया था। यहाँ तक कि ऐसा कोई एलियन एग्जिस्ट नहीं करता जो कि 1-on-1 मैच में एनआरजी को हार्म भी कर पाए, क्योंकि बेन 10 के यूनिवर्स में इसका जो आर्मर है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और किसी रीजन के चलते ये डिस्ट्रॉय हो भी जाता है उसके बाद भी इसके अंदर की जो बॉडी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि चाहे तो पूरे के पूरे अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसकी रेडिएशन इतनी ज्यादा है कि अगर इसकी स्पीसीज का एक भी बंदा पूरी सिटी के अंदर कुछ टाइम के लिए रहता है उस टाइम पे रेडिएशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि किसी इंसान के लिए इसके आसपास रहना और सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और बेन 10 के यूनिवर्स में इसके पास हमें न्यूक्लियर अटैक करने की पावर देखने को मिली थी। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसकी बॉडी इंटेंजिबल हो सकती है और ये काफी पावरफुल ब्लास्ट कर सकता है जिससे पूरी सिटी तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा एनर्जी की जो बॉडी है वो पावर एब्जॉर्ब करने की वजह से और ज्यादा जाइंट होती रहती है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनआरजी की स्पीसीज के लोग कैसे लगे थे। नंबर 8 पे फीडबैक, जो कि बेन 10 यूनिवर्स की एक काफी पावरफुल स्पीसीज से बिलोंग करता है। और इसके पास काफी ज्यादा पावर हमें देखने को मिली थी, क्योंकि बेन 10 ओमनिवर्स में जब इसके बारे में डिटेल में बताया गया था और इसकी पास्ट के बारे में हमें पता लगा था उस टाइम पे हमें पता लगा था कि बेन 10 इसकी लिमिट को काफी ज्यादा यूज करता था और एक टाइम के बाद ये मर भी गया था। लेकिन बेन 10 ओमनिवर्स में इसका रिटर्न देखने को मिलता है, जहाँ पे इसकी मेन पावर्स के बारे में बताया जाता है कि फीडबैक जो है काफी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करता है। लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब करने की इसकी कोई लिमिट नहीं है और ये अलग अलग तरह की कई सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन जब ये अटैक करता है उस टाइम पे इलेक्ट्रिक एनर्जी के तौर पे उसे रिलीज कर पाता है, उसके अलावा ये कोई और एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता। और बेन 10 ओमनिवर्स के एंड में हमें देखने को मिला कि फीडबैक का यूज करके बेन 10 ने यूनिवर्स को क्रिएट करने वाली बिग बैंग को भी एब्जॉर्ब कर लिया था। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि बेन 10 के यूनिवर्स में बेन का जो फीडबैक है इसकी स्पीसीज के लोग बेन 10 के यूनिवर्स में कितने पावरफुल होंगे। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको फीडबैक का कैरेक्टर कैसा लगा था। नंबर 7 पे एनेडाइट। बेन 10 के यूनिवर्स में एनेडाइट हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिली थी बेन 10 एलियन फोर्स में, जहाँ पे बेन और उसकी पूरी टीम के साथ इसकी बैटल देखने को मिलती है। क्योंकि एनेडाइट कोई और नहीं बल्कि बेन की ग्रैंडमा वडोना थी, जिनके पास एनेडाइट की कंप्लीट बॉडी और कंप्लीट पावर हमें देखने को मिली थी। अगर इसकी पावर के बारे में डिटेल में बात करें तो एक एनेडाइट की एज की कोई लिमिट नहीं होती, वो कभी बूढ़े नहीं होते। और हमें देखने को मिला कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। इनकी बॉडी काफी ड्यूरेबल है, अपनी बॉडी के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस ये अपने हेयर्स का यूज करके काफी पावरफुल अटैक कर सकते हैं, उनको हैंड्स की तरह यूज कर सकते हैं। और इनके पास रियलिटी मैनिपुलेशन की भी पावर है, जो कि बेन 10 एलियन फोर्स में हमें देखने को मिला था। जब बेन की
पूरी टीम ग्रैंडमा वडोना के साथ बैटल करती है, उस टाइम पे उनका पूरा हाउस डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन एक टाइम के बाद ग्रैंडमा वडोना उसको दोबारा से एक चुटकी बजा के रिपेयर कर देती है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी पावर लेवल कितनी ज्यादा है। ये अपनी पावर का यूज करके मरे हुए इंसान को भी दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे ये बताना कि आपको क्या लगता है बैन के पास एनाडाइट वाली पावर है या फिर नहीं, क्योंकि एक एनाडाइट की जो पावर है वो उसकी ट्रेनिंग के हिसाब से बढ़ती रहती है। नंबर 6 है क्रिस्टल सेपियन। बेंटन के यूनिवर्स में बेंटन एलियन फोर्स में जब बैन की ओमनिट्रिक्स रिकैलिब्रेट हो गई थी, उस टाइम पे बैन की वॉच में हमें क्रोमा स्टोन का डीएनए देखने को मिला था और इसी की स्पीसीज को हम क्रिस्टल सेपियन के नाम से जानते हैं। अब बेंटन के यूनिवर्स में क्रोमा स्टोन की जो पावर लिमिट है उसके बारे में कभी डिटेल में बताया नहीं गया, लेकिन इसकी बॉडी के हिसाब से जो पावर हमें पता है उनके बारे में बताया जाता है कि इसकी जो बॉडी है उस पर मैन अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करते। ये फीडबैक की तरह एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एक लिमिट है। और इसकी जो हेड का क्रिस्टल है उसके अंदर इसकी मेन पावर होती है और इस हेड की क्रिस्टल का यूज करके, यानी कि अगर इस क्रिस्टल को इसके हेड से अलग करके अटैक किया जाए उस टाइम पे भी पूरे पेट्रोपिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी पावर लेवल कितनी ज्यादा है। और इसकी पावर की लिमिट यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि बेंटन एलियन फोर्स में सगलाइट नाम के एक क्रिस्टल सेपियन ने पूरे के पूरे पेट्रोपिया को दोबारा से रिवाइव कर दिया था और बैन ने सिर्फ इसके हेड के क्रिस्टल का यूज किया था। उस टाइम पे जितने भी पेट्रोसेपियन पेट्रोपिया पे रहते थे वो सारे के सारे दोबारा जिंदा हो जाते हैं। अब आप लोग सोच ही सकते हो कि बेंटन के यूनिवर्स में आखिर क्यों क्रिस्टल सेपियन को एक मिस्टीरियस एलियन माना जाता है और पावरफुल एलियन माना जाता है। नंबर 5 पे क्रोनोसेपियन। बेंटन के यूनिवर्स में क्रोनोसेपियन की जो प्रजाति है उनके बारे में बताया जाता है कि इनके पास टाइम पावर है और अपनी टाइम पावर का यूज करके ये मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्योंकि बैन के पास हमें जो क्रोनोसेपियन देखने को मिला था उसके पास भी टाइम पावर थी, वो अपनी टाइम पावर का यूज करके पास्ट में ट्रैवल कर सकता था, फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता था या फिर डिफरेंट यूनिवर्सेस में भी ट्रैवल कर सकता था। इसके अलावा ये टाइम रे का यूज करके किसी का एग्जिस्टेंस रियलिटी से मिटा सकता था, उसे परमानेंटली यूनिवर्स के अंदर एक जगह पे स्टॉप कर सकता था। और बेंटन के यूनिवर्स में एक क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब नहीं, बैन के जितने भी वेरिएंट अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते थे उन सारे यूनिवर्स के बैंस को एक क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब ने एक बार में खत्म कर दिया था, जो कि मल्टीवर्सल लेवल की पावर है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि एक क्रोनोसेपियन कितना पावरफुल होता है। यहाँ तक कि क्रोनोसेपियन ने अपनी पावर का यूज करके टाइम बॉम्ब का जितना भी इम्पैक्ट था उस पूरे इम्पैक्ट को दोबारा से रिवर्स कर दिया था और ऐसा करना किसी एलियन के बस की बात नहीं है। नंबर 4 पे ड्रैगन। बेंटन के यूनिवर्स में ड्रैगन की जो प्रजाति है उनके बारे में बताया जाता है कि ड्रैगन अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनकी पावर लेवल यूनिवर्सल लेवल की है। ये चाहे तो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अर्थ पे रहने वाली जितनी भी प्रजाति थी ड्रैगन ने एक बार में उनको अपना गुलाम बना लिया था। और ड्रैगन अपनी बॉडी के साइज को जितना चाहे उतना इंक्रीज कर सकता है या फिर स्मॉल कर सकता है, क्योंकि ड्रैगन की बॉडी का साइज हमें देखने को मिला था कि जितना साइज अर्थ का है उससे ज्यादा बड़ा साइज अपने आप का कर सकता है। और हमें देखने को मिला कि ड्रैगन ने खुद से बोला था कि इसकी बॉडी के साइज की कोई लिमिट नहीं है, ये चाहे तो अपनी बॉडी के साइज को पूरे यूनिवर्स के जितना फैला सकता है। यहाँ तक कि इसने अपनी पावर का यूज करके कुछ ही मिनटों में अल्टीमेट बेविक को भी नॉकआउट कर दिया था। इसकी पूरी बॉडी बार बार रीजनरेट कर सकती है, इसको खत्म करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ड्रैगन की खुद की कोई बॉडी नहीं है, इसकी पूरी बॉडी एनर्जी से बनी है। और इसी की वजह से हमें इसकी डेथ भी देखने को मिल गई थी, क्योंकि विलगैक्स ने इसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था और ड्रैगन की पूरी बॉडी पावर से बनी है, जिसकी वजह से ये भी उसके साथ खत्म हो जाता है। नंबर 3 पे आती है क्वांटमेलिया। बेंटन ओमनिवर्स में एक ऐसी प्रजाति हमें इंट्रोड्यूस कराई जाती है जिनके पास यूनिवर्स को क्रिएट करने की पावर थी और वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। लेकिन बेंटन के यूनिवर्स में बताया गया था कि इस चीज के लिए उनको एनाइलर की जरूरत पड़ती है, तब वो यूनिवर्स को क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन ये कितना सच है कितना झूठ उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन माना यह जाता है कि बेंटन के यूनिवर्स में ये जो प्रजाति है इनकी पावर के बारे में किसी को अभी तक नहीं पता, क्योंकि ये स्पीसीज बेंटन की वॉच में एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ तक कि इनकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में किसी को नहीं पता, यानी कि इसकी जो रियल बॉडी है उसके बारे में पैराडॉक्स को भी नहीं पता, जो कि टाइम से पहले से एग्जिस्ट करता है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि बेंटन के यूनिवर्स में क्वांटमेलिया की रियल पावर क्या हो सकती है, क्योंकि बेंटन की जो वॉच है वो लेवल 20 की टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके बाद भी ये क्वांटमेलिया के डीएनए को भी स्कैन नहीं कर पाई थी। नंबर 2 पे सेलेस्टियल सेपियन। बेंटन के यूनिवर्स में बेंटन एलियन फोर्स में हमें दिखाया जाता है कि बैन एक सेलेस्टियल सेपियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी टाइम पावर का यूज करके वो टाइम को रिवर्स कर देता है, जिसकी वजह से पूरा डैम जो टूट गया था वो दोबारा से ठीक हो जाता है। लेकिन बैन एक काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि एक सेलेस्टियल सेपियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से बैन एक ऐसी जगह पे जाके फंस जाता है जहाँ पे हमें दो पर्सनैलिटी देखने को मिलती है, सेरेना और वेल्कस। इनकी परमिशन के बिना बैन बिल्कुल भी एलियन एक्स की पावर को यूज नहीं कर सकता। और बेंटन के यूनिवर्स में बताया गया कि एक सेलेस्टियल सेपियन के पास पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर है, दोबारा से उसे रिक्रिएट करने की पावर है। यहाँ तक कि बेंटन के यूनिवर्स में जितनी बार बैन का जो आर्ट स्टाइल है वो चेंज हुआ था, वो बेंटन के क्रिएटर्स ने नहीं बल्कि सेलेस्टियल सेपियन नाम की प्रजाति ने ही चेंज किया था। इसके बारे में बेंटन के क्रिएटर्स ने बताया, क्योंकि अपने मन के हिसाब से किसी भी चीज को अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं, पूरे यूनिवर्स का कंट्रोल इनके पास है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या लगता है बेंटन के यूनिवर्स में
क्या सेलेस्टियल सेपियन मल्टीवर्सल लेवल के कैरेक्टर है या फिर नहीं। अब बात करें नंबर 1 के बारे में, तो बेंटन एलियन फोर्स में नालजेन नाम की एक स्पीसीज हमें इंट्रोड्यूस कराई गई थी, जिनके टॉय इतने डेंजरस थे कि बैन और उसकी पूरी टीम मिलके भी उनको रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि नालजेन के जो बच्चे हैं उन टॉयज के साथ खेलते हैं जो कि ओमनिट्रिक्स के लेवल के हैं और इनके पास हमें डायमेंशन ट्रेवल करने की पावर देखने को मिली थी, टेलीपोर्ट हो सकते थे एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में। और अभी तक बैन की वॉच में इनका डीएनए एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि बैन की जो वॉच है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो नालजेन के डीएनए को स्कैन कर पाए। इसके अलावा इनके बारे में बताया जाता है कि नालजेन जो अपनी पावर का यूज करके रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं और किसी भी इंसान को मरने के बाद दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। लेकिन इन पावर के अलावा इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। हो सकता है कि नालजेन के पास यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय या रिक्रिएट करने की पावर हो, या फिर इनके पास मल्टीवर्सल लेवल की पावर हो, या फिर गाइस ओमनीवर्सल लेवल की भी पावर इनके पास हो सकती है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपका नालजेन के बारे में क्या ख्याल है, कि इनके पास मल्टीवर्सल पावर है या फिर ओमनीवर्सल पावर है। तो गाइस ये थी बेंटन यूनिवर्स की 10 ऐसी स्पीसीज जो कि बेंटन यूनिवर्स की मोस्ट पावरफुल स्पीसीज मानी जाती है। अगर आप लोग इस लिस्ट में किसी और एलियन को ऐड कराना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताना, और उसके पीछे एक मेन रीजन होना चाहिए कि आखिर क्यों इस लिस्ट के अंदर उस एलियन की स्पीसीज को ऐड किया जाए। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।